नोड जेएस वर्क कैसे करता है। उसमें हम मतलब जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखते हैं तो कैसे काम करता है, कैसे जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस बना है और उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो शायद मेरे हिसाब से सबको और डीप में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोड जेएस होता क्या है। डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे तो ये लिखी हुई है कि Node.js is a runtime environment that allow you to run JavaScript code server side। बेसिकली आपको कोई भी कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में और सर्वर में कुछ रेंडर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये बिल्ट इन मतलब फंक्शन है। क्रोम के V8 इंजन्स को निकाल के बनाया गया था और बेसिकली V8 इंजन में आता है। और नोड जेएस का यूज़ करके हम असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है और इसका मतलब असिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग कोड का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड ब्लॉकिंग लैंग्वेज है। इसका इसको ओवरकम करने के लिए नोड में ऐसी फीचर्स ऐड किए गए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से लेके और उनका यूज़ करके कि नोड को एक एक्स्ट्रा पुश देता है और बेटर एक बैकएंड टेक्नोलॉजी बनाता है किसी भी और कंपैरिजन में अटैक के। तो ये इसको डेवलप किया था रैन डेल ने 2009 में। और ये बेसिकली लिखा गया है मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में, और बाद में इसमें और चेंजेस हुए और जावास्क्रिप्ट का भी बहुत यूज़ किया गया। तो ये बना कैसे है, कोर कंपोनेंट्स नोड जेएस के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले V8 इंजन जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। फिर इसका एक कंपोनेंट है इवेंट लूप जो कि हैंडल करता है असिंक्रोनस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो लैंग्वेज है वो सिंक्रोनसली काम करती है। तो इसे असिंक्रोनस बनाने के लिए, और क्योंकि वो सिंक्रोनस है तो वो ब्लॉकिंग लैंग्वेज बन जाती है। मीन्स अगर एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ जब तक वो अगला टास्क पे नहीं जाएगी, मतलब अगले फंक्शन पे नहीं जाएगी, अगले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए नोड में एक इवेंट लूप का एक फीचर होता है। और बेसिकली आज हम इवेंट लूप कैसे काम करता है और लिव यूबी जो है इसको क्या यूज़ है इसके बारे में ही बात करेंगे। लिव यू भी एक प्रोवाइड कराता है हमें कि इवेंट्स लूप कैसे काम करते हैं, और प्लस इसको जो जावास्क्रिप्ट है उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी प्रोवाइड। लिव यू भी एक लाइब्रेरी है जो कि सी प्लस प्लस में लिखी हुई है, उसका यूज़ करता है। नोड का एक कोर कंपोनेंट है और असिंक्रोनस कोड को भी हैंडल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इसमें एक थ्रेड पूल कॉन्सेप्ट भी मतलब कोर कंपोनेंट है जो कि नोड के फीचर्स है जिससे कि हम किसी भी काम को बैकएंड में करवा सकते हैं। बैकग्राउंड में टास्क चलता रहता है। मीन्स अगर हमने एपीआई कॉल की हुई है उसके अलावा हम और कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो एपीआई कॉल चलती रहेगी और उसके साथ अलग अलग टास्क भी परफॉर्म हो सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस को यूज करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ मेन कोर कंपोनेंट्स थे। तो हम अब मैं बेसिकली बात करता हूँ कि कैसे नोड जेएस काम करता है और इसके फीचर्स कैसे इसको बेटर एक बैकएंड सर्वर साइड लैंग्वेज बनाता है। तो जब भी पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लिव यूवी है क्या। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि रिटन सी और सी प्लस प्लस में है। और ये बेसिकली नोड जेएस का रन टाइम का जो भी फीचर है वो ये प्रोवाइड कराती है। और बेसिकली असिंक्रोनस जो भी ऑपरेशंस होते हैं नोड जेएस के और जावा स्क्रिप्ट के वो ये हैंडल करती है। V8 इंजन है जो कि कॉल स्टैक का यूज करता है, जो भी फंक्शंस हैं उन्हें सिंक्रोनसली काम कराने के लिए। तो इन सबका कॉम्बिनेशन का यूज करके ही एक जावा स्क्रिप्ट की एक प्रॉपर असिंक्रोनस लैंग्वेज बन के आती है और बेस्ट लैंग्वेज बन के आती है इन सारे फीचर्स का यूज करके। अब हम बात करेंगे कि इवेंट लूप क्या है, जो एक कोर कंपोनेंट है नोड जेएस का। बेसिकली ये एक सी का लिखा हुआ प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में।
कि नोड को ये गाइडेंस देता है और चेक करता है कि कैसे वो असिंक्रोनस कोड को अपने अ, मतलब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ काम करा सकता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मीन्स वो सिंक्रोनस है जावास्क्रिप्ट, सो असिंक्रोनसली कैसे उसको काम कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल टास्क उसमें काम कर सकते हैं एक ही थ्रेड, क्योंकि सिंगल थ्रेड होने के कारण लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक भी है, बट इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो ड्रॉबैक एक बेटर अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो हम बात करूँगा कि कैसे अ, हम एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे आगे जाके, और अगर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो कैसे वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, ये सारी डिटेल। तो ये कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर वेरिएबल और फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है तो उसे एक मेमोरी मिलती है, हीप मेमोरी। ठीक है। बेसिकली जो हमारा B8 इंजन होता है उसमें मेमोरी के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हीप मेमोरी, एक स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी का यूज एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को यूज होता है, और हीप में उस मेमोरी का हीप मेमोरी में बस वो जो भी फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं, वो सारे स्टोर होते हैं, और जब वो एग्जीक्यूट होने होते हैं तो स्टैक मेमोरी का यूज करता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है V8 इंजन और लिव यूबी। तो V8 इंजन मान लो ए भी एक कोई फंक्शन है जो कि सिंक्रोनस टाइप का है, मतलब कि उसे डायरेक्ट काम हो जा रहा है, उसमें ना हम कोई कॉल बैक हिट कर रहे हैं, ना ही हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन से, एक सिंपल फंक्शन है, तो वो सीधे V8 इंजन के कॉल स्टैक में जाएगा और एग्जीक्यूट होके अपना निकल जाएगा। मान लो अब हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन है जैसे डीबी कॉल करने का, या कोई और फंक्शन है जो टाइम टेकिंग है, सेट टाइम आउट फंक्शन है, मान लो ये टाइम लेते हैं। तो ये सबसे पहले जाएंगे कॉल सॉरी कॉल बैक क्यू में, जो कि लिव यूवी के अंदर होता है, और असिंक्रोनस कोड हुआ सेट टाइम आउट फंक्शन। तो अब ये वहाँ एग्जीक्यूट होगा और इवेंट लूप चेक करेगा कि अगर वहाँ एग्जीक्यूट होने के बाद वो कोड सीधे अंदर आ जाएगा आपके इवेंट क्यू में, मीन्स असिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसका जो भी रिस्पॉन्स था, प्रॉमिस जो भी रिटर्न किया, वो सारा इवेंट क्यू में आएगा। और इवेंट क्यू में रखा रहेगा जब तक कि ये कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता, मीन्स अगर कॉल स्टैक एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कोड रुका रहेगा, जैसे कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ तो इवेंट लूप उस फंक्शन को, मान लो ये कॉल बैक फंक्शन है, इसको उठा के तुरंत यहाँ पे भेज देगा और फिर ये एग्जीक्यूट होके निकल जाएगा। तो ऐसे ही काम होता है, और इवेंट लूप का बेसिकली काम होता है कि पूरे नोड जेएस को जब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और जब तक किल नहीं होती तब तक वो चेक करता रहता है कि कोई फंक्शन आया तो नहीं है मेरे पास। वो हर एक फंक्शन को, अगर वो सिंक्रोनस है असिंक्रोनस है, तो उसको डिवाइड करता है, प्लस असिंक्रोनस कोड को अलग एग्जीक्यूट कराते हैं, और उसको कॉल इवेंट क्यू में डालता है, और वहाँ पे रखे रहता है जब तक कि कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। कॉल स्टैक खाली होते ही वो अपने फंक्शन को पुश कर देता है, मीन्स असिंक्रोनस फंक्शन जो कि इवेंट क्यू में पड़ा हुआ था, एग्जीक्यूशन उसका काम होने के बाद वो फिर आगे कॉल बैक को, जो उस असिंक्रोनस फंक्शन से कॉल बैक मिला उसको वो डायरेक्ट सिंक्रोनस जो कि हमारा ये कॉल स्टैक है उसमें दे देता है, और वो आगे का जो भी उसको काम हुआ उसको करके वो बाहर निकाल देता है। तो ये बेसिक सिंपल फंक्शनैलिटी होती है इवेंट लूप की। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले मान लो मैंने एक कंसोल कराया है जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है, इसमें ना ही मैं कोई डीबी कॉल कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले जाएगा, और इसके जो भी, अगर इसमें तो वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं है तो नॉर्मल सीधे ये जाएगा कॉल स्टैक के अंदर, और ये एग्जीक्यूट होके निकल जाएगा, तो उसका आउटपुट हमें तुरंत प्रिंट करा देगा नोड जेएस करके, स्टार्टिंग नोड जेएस ऐसे। फिर क्योंकि ये डीबी डॉट क्वेरी एक डीबी डेटाबेस में क्वेरी कर रहा है ये फंक्शन गेट रोल और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ, तो ये पूरा एक अपना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, क्या पता 1 मिनट ले सकता है, क्या पता 10 माइक्रो सेकंड, तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो ये उठ के फंक्शन सीधा चला जाएगा, ये इवेंट लूप इस फंक्शन को उठाएगा और लिव यूवी के अंदर जो भी फंक्शन कॉल बैक क्यू होता है उसके अंदर डाल देगा, और वहाँ ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है इंटरप्रेटर वो अगली लाइन पे आएगा और इस लाइन को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है। ये दोनों प्रिंट होने के बाद
कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जब एम्प्टी होगा तो इवेंट लूप देखेगा कि हाँ ये एम्प्टी हो चुका है, और जो भी libUV से इस div क्वेरी वाले फंक्शन का जो भी कॉल बैक आया उसको उठा के ये V8 इंजन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाले में कॉल स्टैक में डाल देगा, और ये उस फंक्शन को आगे कॉल बैक का यूज करना होता है, वो जो भी कर लेगा एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये बेसिकली ऐसे इसका आउटपुट आता है। तो मैंने वही आउटपुट भी शो किया हुआ है। सबसे पहले सर्वर स्टार्टिंग दिखाएगा, मतलब पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकेंड लाइन में टाइम लगा तो उसने थर्ड लाइन एग्जीक्यूट कर दी। जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उसने जो भी आपका डीबी का क्वेरी वाला असिंक कोड था उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो यहाँ पे आउटपुट दे दिया। तो बेसिकली ऐसे इवेंट लूप काम करता है, और ये अल्टीमेटली चलता ही रहता है जब तक कि उसको आप मतलब सर्वर साइड को आप बंद नहीं करते, और ये हर बार यही प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। तो ये बेसिकली पूरा आर्किटेक्चर है, कैसे नोड काम करता है और कैसे अच्छा, एक इवेंट लूप। मेरा सवाल छोटा सा, ये क्या था कि जैसे कोई एक फंक्शन है तो सबसे पहले इवेंट में आएगा, ये ऊपर वाला स्टैक में जाएगा? स्टैक में तो बाद में जाएगा ना, सबसे पहले इवेंट देखो क्यू में जाता है सब उसके बाद। नहीं नहीं, सबसे पहले वो जाएगा कि हीप में उसकी मेमोरी उसको मिल जाएगी, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा सबसे पहले, क्योंकि इंटरप्रेटर तो एक लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है ना। वो चेक करेगा कि वो फंक्शन किस टाइप का है। अगर वो असिंक टाइप का है, उसमें कोई कॉल बैक हिट हो रहा है, उस फंक्शन को वो उठा के कॉल बैक क्यू के अंदर डाल देगा, और वहाँ वो एग्जीक्यूट होना लगेगा अपना जो भी होना होगा उसका। फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद, मान लो एक फंक्शन आपने लिखा था ए बी कॉल बैक टाइप का, वो उसका कोई कॉल बैक रिटर्न करके दे रहा है, तो वो रिटर्न करके जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा वो इवेंट क्यू में आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो फंक्शन जाएगा मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, और अपना एग्जीक्यूशन होके कंप्लीट होके निकलेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं इवेंट क्यू में ऑलरेडी मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट के रिजल्ट रिजल्ट जो रहेगा उसका फाइनल वो हाँ, कॉल इवेंट बैक, क्यू उसका कॉल बैक, क्योंकि ना अच्छा देखो कॉल। एसिंक्रोनस फंक्शन हमेशा एक कॉल बैक रिटर्न करते हैं। यस यस। हाँ, तो कॉल बैक अपना टाइम जो भी लिया है उसने, वो उसके कॉल बैक के बाद का कॉल बैक जो आया है उसका वो रिटर्न करता है, आगे एग्जीक्यूट कराते हैं।